आसिफ सईद खोसा फर्ज करें कह दें कि प्रेशर बहुत था और वो रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन जाए और वो जनरल फैज़ के हवाले से वादा माफ गवाह भी बन जाएं और कहें कि ये सारी चीज़ें मुझे देखें, वो प्रेशर इतना शदीद था कि जैसे गन पॉइंट किसी ने तान ली हो, प्रेशर की शिद्दत बता रहे हैं। गन पॉइंट किसी ने नहीं तानी थी, बता रहे हैं कि प्रेशर की ये शिद्दत, वो इस तरह की बात अगर कर दें और या गवर्नमेंट उन तक पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट करे खोसा साहब से कि माई बाप प्लीज़ आप बताइए हुआ क्या था, तो वो बताएं कि ये हुआ था, तो फिर रिक्वेस्ट की जाए कि आप इसे रिकॉर्ड पे ले आएं, तो वहाँ से एक नया दरीचा खुल जाएगा शायद। मैं नहीं समझता कि आसिफ सईद खोसा कभी इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं, या वो अगर गवर्नमेंट इस तरह की कोई उनसे रिक्वेस्ट भी करे, फ़र्ज़ करें कोई रिक्वेस्ट करे गवर्नमेंट और उन तक आए और उनसे कहे कि आप बताइए कि उन दिनों एक्सटेंशन लेने के लिए जनरल फैज़ और उनके साथ जितने भी उनके सबॉर्डिनेट्स थे वो सारे लोग क्या बिहेव कर रहे थे, क्या ट्रीटमेंट थी, क्या पैगामात आप तक आते थे, क्या 1-on-1 मुलाकातें होती थी, उनमें क्या डिस्कस होता था, आप पे कितना प्रेशर था, उसकी शिद्दत क्या थी, आपको हाउस अरेस्ट टाइप फील आ रही थी या क्या था। इस तरह की बातें अगर हुई हों तो, जैसा कि कहा गया कि अदलिया पर दबाव था उन दिनों बड़ा शदीद, तो फ़र्ज़ हम कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट कहती है कि बताइए खोसा साहब क्या मामला था, तो खोसा साहब फिर बताते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, तो हमें फिर मजबूरन उस केस से पीछे हटना पड़ा, तो वो कभी रिकॉर्ड पे शायद ना आए, वो शायद कभी भी जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ शायद वादा माफ गवाह ना बने, क्योंकि आसिफ सईद खोसा और मिजाज के हैं। एक तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में सबसे बड़े जज थे पाकिस्तान के और चीफ जस्टिस, और बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिखे। बहुत सारे फैसलों से लोगों को उनके इख्तलाफ भी है, वो जिनको इख्तलाफ है उनका राइट है, उनका हक है, कुछ फैसले उनके मुतनाज़ा गिने जाते हैं, वो भी चलें, एक अलहदा बहस है, लेकिन हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं कि उसमें आसिफ सईद खोसा जो है उनका पीक टेस्ट थे, बहुत अच्छा फ्लेवर था उनका। तो अब वो अगर नहीं मानते कुछ भी तो फिर शायद ये वाली इन्वेस्टिगेशन तो आगे नहीं बढ़ सकेंगी, और अगर फ़र्ज़ करें वो मान जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है मैं कोई चिट्ठी डाल देता हूँ वज़ारत दिफा को कि भाई इसकी भी तहकीक करवाएं, बतौर जज और चीफ जस्टिस मुझे प्रेशर का सामना करना पड़ा, मेरे ख़ानदान को, ये वो, खुदा जाने जब वो बोलें तो बीच में से क्या क्या निकले, तो फिर क्या होगा, फिर क्या ये दायरा वुसअत इख्तियार करता जाएगा, ये दायरा सिर्फ फैज़ साहब के गिर्द घूमता जाएगा। मसलन क्या आर्मी चीफ का रास्ता रोकने वाली जो साजिशें थी उसको प्रोब किया जाएगा, या अगर प्रोब किया जाएगा तो फिर दीगर जर्नैल जो उन दिनों आर्मी चीफ का रास्ता रोक रहे थे, उनकी अपॉइंटमेंट का रास्ता रोक रहे थे, फिर उनको भी क्या, फिर उनके गिर्द भी कोई दायरा खींचा जाएगा। जैसे 2 दिन से अफवाहें फैली हुई थी कि जनरल बाजवा हाउस अरेस्ट हो गए, अफवाहें फैली हुई थी, तो मंसूर अली खान बड़े मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे पॉडकास्ट भी करते हैं, बड़ी अच्छी स्टोरीज़ करते हैं, क्वेश्चंस उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। तो वो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा तो दुबई में है, तो बहरहाल जो अफवाहें फैली थी वो यही थी कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, उनको तो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी, और उधर ही वो प्रेमिसेस है और वहाँ ग्राउंड है, वहाँ बाहर मस्जिद है, और उसमें वो फिर एक दायरा सा लगाया, मसलन जहाँ वो रह रहे हैं तो एनेक्सी बनी हुई है, तो उसके बाहर नहीं वो निकल सकते, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी अफवाहों की सूरत में। तो वो मंसूर अली खान साहब ने बताया कि वो तो हैं ही दुबई में, तो उन्होंने कहा था कि हफ्ते तक वापस आ जाएंगे, तो अब पता नहीं आते हैं नहीं आते। तो आसिफ सईद खोसा अगर जनरल फैज़ के गिर्द फ़र्ज़ करें वादा माफ गवाह बन जाते हैं, या वो गवाही देने को तैयार हो जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, वादा माफ गवाह इतनी बड़ी स्टेचर के बंदे के लिए बोलना लफ्ज़ ठीक नहीं है, मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, क्योंकि वादा माफ गवाह तो फिर सुल्तानी गवाह होता है ना बेसिकली, तो वो तो बड़े अपराइट डिग्निटी वाले जज थे, तो वो अगर बन जाते हैं और वो उनकी कोई कंप्लेन इस तरह आ जाती है, तो क्या फिर उसका दायरा असर जनरल बाजवा तक भी पहुंच सकेगा, या फिर क्या जो बाकी मादा जर्नैल थे उन तक भी ये हीट पहुंची है जनरल फैज़ को लेकर। जैसे नुसरत जावेद मेरे सबसे फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, मुझे बड़े अजीज़ हैं, एक बड़ा एहतराम का रिश्ता भी है, मैं शागिर्द हूँ उनका, वो उस्ताद का दर्जा रखते हैं और एक ही फोरम पे हम काम कर रहे हैं।
ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। तो नुसरत जावेद साहब जो हैं, मतलब इलेक्शन ट्रांसमिशंस में हमें स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, तो मैं एक अदना से स्टूडेंट के तौर पर इतने बड़े जो सुपरस्टार हैं उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की, तो ये मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है बहुत। तो नुसरत जावेद साहब कल कह रहे थे अदनान भाई के साथ, अदनान बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अदनान हैदर साहब, उनके साथ बैठे वो प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि जो जनरल फैज़ का इदारा है, उस इदारे को भी नहीं पता था कि जनरल फैज़ को पकड़ा जाएगा या वो उठा लिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके हम पल्ला जो एजेंसी है वो फिर ऑपरेट कर रही होगी और उसे पावर दे दी होगी, और कानो कान किसी को शुनीद नहीं हुई, किस तक बात नहीं यानी पहुंची। बल्कि वो नुसरत जावेद साहब की खबर थी कि उन्होंने एक दिन पहले शादी अटेंड की एक 5 स्टार होटल में, और उस शादी में तो यूसुफ रज़ा गिलानी तक मौजूद थे। तो बाकी उन्होंने कहा कि वो सोशल थे, वो चलते फिरते थे, फैज़ ने अपनी जो अपनी मूवमेंट थी उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। इसके बरक्स जनरल बाजवा इतना सोशल ना रहे। वो कुछ शादियों में मिले, मुजीबुर रहमान शामी साहब को मिले, कुरान पाक हाथ में रखकर बताते रहे कि मैं ये नहीं कर रहा था, ये कर रहा था। तो वो सारी दास्तान शामी साहब ने रिपोर्ट भी दी कि बड़े अच्छे जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब सीनियर, वो भी उनके साथ थे। लेकिन बात यहाँ तक रुकती नहीं है। असल में आके बात ये है कि बाजवा इतने ज़्यादा सोशल फिर भी ना रहे, और फैज़ पर जो डायरेक्टली जर्नलिस्ट रिपोर्ट करके बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ को चला रहे थे और तहरीक इंसाफ के मामलात को लेकर चल रहे थे, तो बहुत सारी चीज़ें फिर इनके साथ मंसूब होती हैं। फैसल वाडा ने कहा कि जो इमरान खान पर हमला था उसके ताने बाने भी शायद फिर इसी तरफ जाएं, अरशद शरीफ का मामला भी फिर इसी तरफ जाए। तो ये फिर इसका दायरा कितना वसी होगा, कितनी वो शिद्दत इख्तियार करेगा, वो बात कहाँ तक बेसिकली पहुँचेगी। और एक बात और, बहुत सारे कुछ डिफेंस मैटर को रिपोर्ट करने वाले जो जर्नलिस्ट हैं ख़ास तौर पर, उनसे मेरी बात हो रही थी, जो बड़े इस मामले को समझते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को जानते हैं। तो वो उनसे मैं बात करते हुए डिस्कशन में ये डिस्कस हो रहा था कि जब चीज़ें इन्वेस्टिगेट में आ जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन में आ जाती हैं, तो कुछ ब्लैक एंड वाइट आपके पास होता है, कुछ टिप वगैरह मिली होती हैं, वो तो चलें और बात है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन भी पैरेलल चल रही होती है, और इन्वेस्टिगेशन में फिर बहुत सारी चीज़ें हर कॉर्नर इन्वेस्टिगेटर्स ने टच करना होता है। तो ऐसा नहीं फिर होता कि कोई भी कॉर्नर रह जाए। ऐसा नहीं फिर होगा कि आसिफ सईद खोसा साहब वाला जो कॉर्नर है, जो अदलिया पर डायरेक्ट दबाव का बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है, जिसकी वजह से जनरल बाजवा बेनिफिशियरी थे, ऐसा फिर हो नहीं सकता कि उसको टच ना किया जाए। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनसे फिर बात ना हुई हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनसे पूछा ना गया हो कि आपके साथ क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बंदे से मंसूब जितनी भी गवाहियाँ जहाँ जहाँ से मिल सकती हैं सबूत के तौर पर, गवाही के तौर पर, तो इन्वेस्टिगेटर प्राइमरीली उसको टच करते हैं। ये एक कानून है आपका। सबसे पहले जब आप इन्वेस्टिगेट करने निकलते हैं तो इन सारी चीज़ों का दायरा फिर देखा जाएगा कि वो कहाँ तक जाता है, और फिर इन सारे मामलात का तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल मैटर्स, उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट और आने वाले दिनों के हालात से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये कुदरती हो रहा है कि आज तीसरा वीलॉग है इस मौजू पर, लेकिन हम पॉलिटिकल एंगल इसका टच नहीं कर पा रहे। तो मुझे उम्मीद है कि एक आध दिन में हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे अपने व्यूअर्स को कि इसका पॉलिटिकल बेसिकली एंगल क्या है, और ये स्पीड अप मामला क्यों हुआ होगा, इसके क्या सिम्टम्स देखे पॉलिटिकली, जो मैंने देखे पॉलिटिकली कौन से सिम्टम्स थे जिससे ये मामला बहुत स्पीड अप हुआ। और जो लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स का नाम ले रहे हैं और बहुत सारे व्लॉगर्स का नाम ले रहे हैं कि उनका इन मामले से ताल्लुक़ है, तो वो फिर क्या एग्जैक्ट ताल्लुक़ है, एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या कुछ लोग कोई पैगाम रसानियाँ कर रहे थे या क्या है। क्योंकि जो भी रिपोर्ट कर रहा है डिफेंस मैटर्स को लेकर आजकल, और ख़ास तौर पर ISPR की प्रेस रिलीज़ का हवाला जो भी दे रहा है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो स्टेट के नैरेटिव को अच्छे से बयान कर रहे हैं, वो ये बात लाजमी कर रहे हैं। तो फिर इस सारे मामले का भी संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि वो फिर क्या है और वो परतें फिर कब खुलेंगी। इसका जिक्र हामिद मीर साहब ने भी फरमाया कि कुछ व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स जो हैं वो जनरल फैज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ट्वीट भी था इसमें। तो बेसिकली ये मामला है। लेकिन आसिफ सईद खोसा जैसे बड़े स्ट्रेचर के जो चीफ जस्टिस रहे साबिक, वो किसी भी स्टेज पर मेरा नहीं ख्याल, ज़ाती तौर पर मुझे लगता है कि वो कभी कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं करेंगे और ये भी नहीं कभी बताएंगे। और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह थे उनके साथ,
तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए बड़े अदब से जाकर के, शायद वही बता दें कि उन पे क्या प्रेशर था, शायद वो ही कोई लेटर शेटर लिख दें वजारत दिफा को। आने वाले चीफ जस्टिस हैं, 73 दिन रह गए उनके चीफ जस्टिस बनने में, तो शायद वही कोई लेटर लूटर लिख दें कि आसिफ सईद खोसा और हम पर ये प्रेशर था, तो हमें फिर ये केस जो है वो पार्लियामेंट को भिजवाना पड़ा और हम इस पर कोई डिसाइड ही ना कर सकें। हमने कहा हम फिर क्या करें, पार्लियामेंट को भेजते हैं, शायद कुछ इस तरह की बात भी हो। तो फिर इसमें अगर आसिफ सईद खोसा साहब नहीं तो पावर में है इस वक्त मंसूर अली शाह साहब, उन्हें फिर रिकॉर्ड पे आना चाहिए, उन्हें फिर कुछ बताना चाहिए, कोई गाइड करना चाहिए कि उस दौर में बेसिकली उन पर क्या प्रेशर थे, क्या मामला थे, क्या ले दे हुई और मामला किस तरह ये जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा। और वो मंतकी अंजाम जनरल बाजवा की एक्सटेंशन थी और उस एक्सटेंशन से फिर जुड़ते हैं बहुत सारी दास्तानें, बहुत सारे वाक़यात। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।